नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज की कहानी ठाणे की एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर वाली सड़क पर हुई एक घटना की है। ये लोकेशन मुंबई के काफ़ी पास है, जो घोड़बंदर रोड ठाणे में है। अब जो लोग ठाणे में रहते हैं, वो अच्छे से समझते होंगे कि मैं किस रोड की बात कर रहा हूँ। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जाने वाली रोड को घोड़बंदर रोड कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा था, ऐसी अंधेरी रात में प्रशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, फिजिकली और मेंटली भी। लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स जो सबके साथ होती हैं, उसको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बॉदर कर रही थी। वो ठाणे की एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में रहता था। अपनी सोसाइटी में जाने के लिए उसने मेन सड़क से अपने दाहिने हाथ की तरफ गाड़ी मोड़ी। वो सोसाइटी के गेट नंबर 2 से अंदर जाता था। जैसे ही वो गेट नंबर 1 क्रॉस करके आगे बढ़ा, उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने हुए चलता हुआ दिखाई दिया। प्रशांत ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रशांत उसके आगे निकलने ही वाला था कि तभी उस काले कपड़े पहने हुए आदमी ने उसको हाथ दिखाया। प्रशांत गाड़ी नहीं रोकना चाहता था, लेकिन अचानक वो आदमी कार के आगे आ गया और प्रशांत को मजबूरी में ब्रेक लगाने पड़े। जोर से ब्रेक लगाकर प्रशांत ने गाड़ी रोकी और उसे बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, क्या है साले, मरना है क्या? प्रशांत ने थोड़ा सा शीशा नीचे किया और वो जोर से उस आदमी के ऊपर चिल्लाया। वो आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला, मुझे मरना नहीं है, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। प्रशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा वो व्यक्ति पैसे मांगेगा। उसने शीशा बंद करने के लिए बटन की तरफ हाथ बढ़ाया। काले कपड़े पहना वो आदमी जोर से हंसा और बोला, परेशान है फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे इतना भी समझ नहीं आ रहा कि तेरे ऊपर मौत का काला साया छाया हुआ है। प्रशांत को जैसे झटका सा लगा। उस आदमी ने उसकी पर्सनल लाइफ को जैसे एक झटके में खोल के रख दिया था। उसने अपना हाथ शीशा बंद करने वाले बटन से हटा लिया। काले कपड़े पहने हुए आदमी फिर बोला, इस अमावस्या की रात में मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे तेरी मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। मर सकता है तू आज और मैं तेरी मौत टाल सकता हूं। अब दोस्तों, प्रशांत का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसको अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उसको डरा धमकाकर उससे पैसे निकलवाना चाहता है, वो कोई ठग है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उसने कार का दरवाजा खोल दिया और वो आदमी उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। प्रशांत ने पहली बार उसको गौर से देखा। काले कपड़े पहने हुए वो आदमी कोई तांत्रिक जैसा लग रहा था। गले में कई छोटी बड़ी माला पड़ी हुई थी। हाथ की हर एक उंगली में अंगूठी पहनी हुई थी। उसका खुद का रंग भी गहरा सांवला था। उस आदमी ने अपनी आंखों में काजल भी लगाया हुआ था। प्रशांत ने फिर सोचा, कहीं उसने उस आदमी को गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। प्रशांत ने फिर भी चुपचाप अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी मुश्किल से कोई 100 मीटर ही आगे बढ़ी होगी, तभी उस आदमी ने इमीडिएटली जोर से कहा, रुक जा, यहीं पर। वो सामने देख, एक जिन्न खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। प्रशांत के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी दोस्तों। तो वो बोला, बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। प्रशांत ने सुनसान सड़क पर चारों ओर देखते हुए ऐसा बोला। वो काले कपड़ों वाला आदमी बड़ा ही सीरियस सा फेस बनाकर बैठा था। उसने प्रशांत को गाड़ी की लाइट बंद करके चुपचाप बैठने को कहा। उस आदमी ने प्रशांत को कहा कि अगर उसने कुछ भी बोला तो वो जिन गुस्से में आकर उसको मार भी सकता है। निशांत ने दोस्तों ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही चारों तरफ अंधेरा जैसा छा गया। बस थोड़ी दूर पर जल रही स्ट्रीट लाइट की रोशनी दिख रही थी। वैसे भी जो सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाहर वाली सड़क रात में लगभग सुनसान ही रहती है। माहौल बहुत डरावना लग रहा था उस समय। तभी प्रशांत ने तेज आवाज सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा हो, पर बाहर अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वो आदमी भी बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। उसने प्रशांत को कहा कि शायद जिन्न वापस जा रहा है और उसने उसको गाड़ी की लाइट जलाने को बोला। निशांत ने गाड़ी की लाइट जलाकर देखा तो जिस रास्ते से वो गाड़ी लेकर आगे जाने वाला था, उसी रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था।
प्रशांत का मुंह सूख गया था। उस आदमी ने सच में उसकी जान बचा ली थी। अगर वो उस आदमी को छोड़कर आगे निकला होता तो वो पेड़ उसकी गाड़ी के ऊपर ही गिरा होता और वो शर्तिया मर गया होता। वो पेड़ इतना बड़ा था। उस आदमी ने प्रशांत को बताया कि जिन बहुत गुस्से में वापस जा रहा है और शायद उसको पता लग गया है कि उस आदमी ने प्रशांत को बचाया है। प्रशांत ने बहुत कोशिश की पर उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। वो तांत्रिक जैसा नजर आने वाला आदमी बोला कि प्रशांत को गाड़ी मोड़ लेनी चाहिए क्योंकि अभी तो जिन्न चला गया है, लेकिन आगे हो सकता है घात लगाकर उसका इंतजार कर रहा हो। प्रशांत ने चुपचाप दोस्तों गाड़ी मोड़ ली और घोड़बंदर रोड से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ मोड़ दी। उस तांत्रिक जैसे आदमी ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप उसके साथ बैठा रहा। थोड़ा आगे जाने के बाद वो जंगल के रास्ते पर पहुंचे। वो एक हाईवे रोड है और दोनों तरफ संजय गांधी नेशनल पार्क का रिजर्व फॉरेस्ट है और उस रास्ते पर रात में ट्रक ही ज्यादा चलते हैं। उस तांत्रिक जैसे दिखने वाले आदमी ने प्रशांत को वहां गाड़ी रोकने को बोला, बीच सड़क में। प्रशांत ने गाड़ी साइड में करके रोक दी और उसको पूछा कि वो उस जंगल में क्यों उतर रहा है। वो तांत्रिक जैसा दिखने वाला आदमी जोर से हंसा और बोला कि मुझसे सवाल मत कर और चुपचाप घर चला जा, पेड़ रास्ते से अभी हट चुका है। उसके साथ ही उसने ये भी कहा कि वो अगले दिन रात में उसके घर आएगा। बस इतना बोलकर वो आदमी गौमुख वाली पुड़िया पर चढ़कर झाड़ियों में गायब हो गया। जिन व्यूअर्स को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि गौमुख वहां के जंगल में एक पगडंडी जैसा रास्ता है जो एक छोटे से पहाड़ी झरने तक जाता है, जो बारिश के मौसम में ही चलता है, नहीं तो सूखा पड़ा रहता है। प्रशांत को समझ नहीं आया कि वो आदमी उसके घर कैसे आ पाएगा। उसने तो उसका एड्रेस भी नहीं पूछा था। खैर, वो वैसे ही डरा हुआ था। उसने गाड़ी मोड़ी और वापस अपने घर की तरफ चल दिया, जो उस बड़ी वाली सोसाइटी में ही था जहां बाहर ये सारा इंसिडेंट हुआ था। उसी सुनसान रास्ते पर उसने देखा कि जो पेड़ उसके सामने टूटकर गिरा था वो अपनी जगह पर ऐसे खड़ा हो चुका था जैसे उसको कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उस तांत्रिक ने सही कहा था कि पेड़ रास्ते से हट चुका है। गाड़ी में एसी चालू था पर फिर भी पसीना प्रशांत के माथे पर साफ दिखाई दे रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सुलेखा को सारी बात डिटेल में बताई। तो उसकी पत्नी ने समझाया कि वो ये सब अपने माता पिता को नहीं बताए क्योंकि वो लोग बूढ़े हैं, वो लोग शौक लग सकता है उनको और वो लोग थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रशांत ने उसकी बात मान ली। उसकी वो रात करवट बदलते हुए गुजरी। उसके साथ जो कुछ हुआ था वो एक सपने जैसा था। अगले दिन रविवार था, छुट्टी का दिन था। पूरा दिन प्रशांत और सुलेखा वही बातें करते रहे। उन्होंने बहुत कोशिश की पर उनकी किसी बात पर भी कोई लॉजिकल क्लोजर उनको समझ में नहीं आ रहा था। रात को दोस्तों 9 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक उन्हीं कपड़ों में खड़ा था। प्रशांत को एक बार तो भरोसा ही नहीं हुआ कि वो उसके घर तक पहुंच चुका था बिना उसका पता जाने। प्रशांत ने उसको इज्जत से अंदर बुलाया और पूछा कि उसको उसका घर कैसे मिला। तांत्रिक ने उसका वो सवाल अनसुना कर दिया और उसके घर के चारों तरफ उसने देखना शुरू किया। प्रशांत उसके पीछे पीछे चल रहा था और तांत्रिक उसके घर में घूम रहा था। आखिरी में वो हॉल में पालथी मारकर बैठ गया और उसने अपने झोले से सामान निकालकर वहां कोई पूजा करनी शुरू कर दी। यहाँ दोस्तों ये बताना जरूरी है, उसने प्रशांत से या उसके घर वालों से कुछ नहीं पूछा और डायरेक्टली वो पूजा करना शुरू कर चुका था। प्रशांत और उसकी पत्नी एकदम कंफ्यूज्ड एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तांत्रिक कोई तो मंत्र बुदबुदा रहा था। तभी प्रशांत की माँ जोर से दहाड़ती हुई हॉल में आई। वो आकर ठीक तांत्रिक के सामने बैठ गई और उसको घूरती हुई बोली कि वो उसको भी खा जाएगी। प्रशांत ये सब हक्का बक्का देख रहा था। तांत्रिक ने प्रशांत की माँ से पूछा, किसने भेजा है तुझे यहाँ? प्रशांत की माँ बोली कि वो इस परिवार को बर्बाद कर देगी। उसकी आवाज ऐसा साउंड कर रही थी जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। तांत्रिक ने कुछ चिपचिपा सा काला लोशन अपने थैले से निकालकर प्रशांत की माँ के ऊपर फेंका और पूछा कि वो अपने बारे में पूरी बात बताए। प्रशांत की माँ ने बताया कि उसको शमशान से लाया गया है। तांत्रिक ने पूछा कब और कौन उसको शमशान से लेकर इस घर में आया। प्रशांत की माँ ने प्रशांत की तरफ घूर के देखा और बताया कि उसका कोई दोस्त मरा था, तब वो शमशान गया था।
वहां इसके दोस्त की चिता के बराबर में उसकी चिता जल रही थी, जो अपने अंतिम चरण में थी, लगभग बुझने ही वाली थी। प्रशांत जूते पहनकर उस पर चढ़कर उसके पार निकला था, और तभी वो प्रशांत से बदला लेने उसके पीछे पीछे उसके घर में आ गई। तांत्रिक ने प्रशांत की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो सही बोल रही है। प्रशांत ने बहुत याद करके बताया कि वो अपने एक दोस्त के अंतिम संस्कार में गया था, और पास में एक और चिता भी जल रही थी, पर उसको याद नहीं आ रहा था कि उसने जूते दूसरी चिता पर डालकर वो उसके पार गया था या नहीं। प्रशांत की मां तांत्रिक के सामने बैठी कमरे में मौजूद लोगों को घूरे जा रही थी, बारी बारी से। प्रशांत जैसे अपनी मां को पहचान ही नहीं पा रहा था। तांत्रिक ने प्रशांत की मां के अंदर मौजूद आत्मा से कहा कि लड़का गलती मान रहा है, जा चली जा यहां से। तो वो बोली कि वो नहीं जा सकती। तांत्रिक बोला कि वो उसके साथ चले तो वो उसको मुक्ति दिला देगा, लेकिन उसकी मां बोली कि उसको अभी मुक्ति नहीं मिली है और नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी बेटी भूखी है। तांत्रिक ने उससे उसकी बेटी के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो एक भिखारन थी और अपनी बेटी को बस्ती में छोड़कर भीख मांगने निकली थी। वहीं किसी गाड़ी ने उसको टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई। उसने अपनी बस्ती और झोपड़ी का पता भी बता दिया, जो तांत्रिक ने अपनी एक छोटी डायरी में लिख लिया। इतना बताकर निशांत की मां बेहोश होकर पीछे की ओर गिर पड़ी। तांत्रिक ने प्रशांत की तरफ देखा और कहा, तुम्हें इसकी बेटी का पालन करना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जल्दी बोलो अगर ये मंजूर है। प्रशांत की पत्नी सुलेखा ने तुरंत ही हाँ बोल दिया। प्रशांत ने भी चुपचाप उसकी हाँ में हाँ मिला दी। उनको कुछ भी करके उस एंटिटी से मुक्ति पानी थी। तांत्रिक और प्रशांत उस बस्ती में गए, वहां बस्ती वालों से बात की, और प्रशांत ने उस बच्ची को ऑफिशियली गोद ले लिया। वो 4 साल की एक प्यारी सी बच्ची थी। जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठकर वापस वो उस जगह पहुंचे जहां वो पेड़ उसकी गाड़ी के आगे गिरा था, तांत्रिक ने प्रशांत को गाड़ी रोकने के लिए बोला। प्रशांत ने गाड़ी रोकी। तांत्रिक गाड़ी से उतरा और तेजी से उस पेड़ की ओर बढ़ा जो प्रशांत की गाड़ी के आगे आगे गिरा था, और बाद में वो खुद ब खुद खड़ा भी हो गया था। तांत्रिक प्रशांत के देखते देखते उस पेड़ की तरफ गया और उस पेड़ में समा गया। प्रशांत की आंखें हैरत से चौड़ी हो गई थीं। उस तांत्रिक ने उससे बदले में 1 रुपया भी नहीं लिया था और उसकी जिंदगी संवार कर चला गया था। उसने उसकी बहुत मदद की थी बिना किसी स्वार्थ के। प्रशांत उस बच्ची को घर लेकर आया, और उसके बाद उसकी माँ की तबीयत भी एकदम सही हो गई और प्रशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। कारोबार फिर से चलने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, ठाणे मुंबई की एक सोसाइटी के बाहर की रोड की। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने खुद एक्चुअल लोकेशन पर जाकर वीडियो क्लिप शूट किए, ताकि आप भी एक रियल एक्सपीरियंस फील कर पाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी।